हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। थोड़ा सा 2 दिन आप लोगों को क्लास नहीं मिल पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फ़ोन में। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन की क्लास गैप हो गई। तो आपको अब क्या है, कंटिन्यू क्लासें मिला करेंगी आप लोगों को, और टाइम पे ही मिला करेंगी। जब आप लोग आज हम एक कम्युनिटी पोस्ट करेंगे, आप लोगों को क्लास कितने बजे से कितने बजे तक के लिए चाहिए और कितने बजे दें, हम ये टाइम बता देंगे। तो आप लोग उसमें वोट कर दीजिएगा कि कितने बजे आप लोगों को क्लास चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। काफ़ी गैप हो गया, 2 दिन गैप हो गया। तो हिंदी साहित्य में क्या चल रहा है? दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति। तो दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति पूछ रहा है, तो कौन सी थी? अंदाल, कवित्री, कौन है? कृष्ण की अनन्य साधिका कौन है? अंदाल। आपकी दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। क्या आपको क्या कहा जाता है? अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा है? दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति। तो दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति कहा गया है। अंदाल पॉइंट करके लिखिएगा। अंदाल द्रविड़ भाषा और इसका संग्रह है क्या है? तिरुव्यावई है। क्या है इसका संग्रह? कौन सा है? तिरुव्यावई है नामक पुस्तक में है। किस पुस्तक में है? अंदाल द्रविड़ भाषा और इनका संग्रह है तिरुव्यावई नामक पुस्तक में है। अंदाल कौन थी? अंदाल एक देवदासी थी। अंदाल एक देवदासी थी। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक। सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक। तो हेडिंग डाल लीजिए, फिर लिखिएगा इसमें एक तरफ सिद्धांत लिख लीजिए, एक तरफ प्रवर्तक लिख लीजिए। मैंने इसको प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है कि कौन सा प्रवर्तक है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो शंकराचार्य ने दिया है। प्रवर्तक कौन होंगे? तो शंकराचार्य होंगे। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? रामानुजाचार्य ने दिया है। द्वैतवाद किसने दिया है? तो निम्बार्काचार्य ने दिया है। द्वैतवाद किसने दिया है? मध्वाचार्य ने दिया है। शुद्धा द्वैतवाद किसने दिया है? तो वल्लभाचार्य ने दिया है। किसने दिया है शुद्धा द्वैतवाद? तो वल्लभाचार्य ने दिया है। अब इतना फिर से देख लीजिए जल्दी से। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो शंकराचार्य ने दिया है। और विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? रामानुजाचार्य ने दिया है। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? निम्बार्काचार्य ने दिया है। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? मध्वाचार्य ने दिया है। शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो वल्लभाचार्य ने दिया है। अब आगे देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्या? रहीमदास। रहीमदास थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा सा क्या लिख लीजिए रहीमदास के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसके पहले पॉइंट बताया हुआ था कि रहीमदास कौन थे। तो रहीमदास के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है। रहीमदास, रहीमदास का पूरा नाम क्या था? या वास्तविक नाम पूछता है तो क्या था? वास्तविक नाम इनका था, वास्तविक नाम क्या था इनका? अब्दुल अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ये इनका वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब ये कौन थे? ये कौन थे? तो ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबर कौन थे? अकबर, महान सम्राट अकबर के बारे में तो सभी को पता होगा। तो ये कौन थे? उन्हीं के नौरत्नों में से एक थे। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अब पॉइंट में इसमें लिखिएगा, ये अकबर के नौरत्नों में एक थे, ऐसे ही करके लिख लीजिए। या तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। रहीमदास और जी और तुलसीदास, पढ़ करके लिखिएगा। रहीम दास और तुलसीदास। कौन? रहीमदास और
तुलसीदास और कवि गंग। और कौन थे? कवि गंग। कवि गंग कौन थे? कवि गंग के परम मित्र थे। के परम मित्र थे। ये कौन थे? तो ये रहीमदास और तुलसीदास के कौन? कवि गंग। रहीमदास और तुलसीदास कवि गंग के परम मित्र थे। परम मित्र थे। अगला अब इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। रचनाएं मेन पूछी जाती है, तो रचनाएं इनकी देख लेते हैं। रहीम दोहावली। रहीम दोहावली। सतसई, इसको क्या कहा गया है? सतसई। रहीम दोहावली सतसई। दूसरी रचना कौन सी है? सिंगार रस। दूसरी कौन सी है? सिंगार रस। शुद्ध वर्तनी में सिंगार ऐसे ही लिखा जाएगा। सिंगार सोरठा, सॉरी, सिंगार सोरठा। सिंगार सोरठा। तीसरी रचना कौन सी है? नगर शोभा। नगर शोभा किस पर आधारित थी? तो नगर शोभा वेश्याओं के जीवन पर आधारित रचना है। नगर शोभा। चौथी रचना कौन सी है? मद नाटक है। मद नाटक है। पांचवी रचना कौन सी है? बरवे नायिका। बरवे नायिका। छठी रचना कौन सी है? रास पंचाध्या। रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी है। सातवीं रचना कौन सी है? खेहु कौतुंब। खेहु कौतुंब। आठवीं रचना कौन सी है? सिंगार सतसई है। सिंगार सतसई है। ये कौन कौन सी है? रहीम दोहावली, सतसई, सिंगार सोरठा है, नगर शोभा है, और कौन सी है? मदनाष्टक है, बरवे नायिका है, रास पंचाध्यायी है, खेहु कौतुंब है, सिंगार सतसई है। ये रचना किसकी हो गई? रहीमदास की हो गई। अब रहीमदास के बारे में देखते हैं। रहीम दोहावली किस भाषा में है? तो रहीम दोहावली, रहीम दोहावली ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। रहीम दोहावली ब्रज भाषा में है। दूसरी कौन सी है? मदनाष्टक। मदनाष्टक ये किस भाषा में है? तो यह खड़ी बोली में है। खड़ी बोली में है। मदनाष्टक किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है। तीसरी की रचना कौन सी है? बरवई नायिका भेद। बरवई नायिका भेद। बरवे नायिका भेद। अब कह रहा है बरवे नायिका भेद इसमें लिख लीजिए, छूट गया था थोड़ा, भेद नहीं लिखाया है, तो बरवे नायिका भेद हो गई। अब पॉइंट करके लिखिएगा बरवे नायिका के बारे में। इसी में पॉइंट करके लिखिएगा बरवे नायिका। बरवे नायिका बरवे छंद, सॉरी, बरवे छंद की, बरवे छंद की अवधि का निजी छंद माना जाता है। बरवे छंद को अवधि भाषा का निजी छंद माना जाता है। भाषा का निजी छंद माना जाता है। क्या माना जाता है? बरवे नायिका निजी छंद माना जाता है।
माना जाता है। क्या कहते हैं? बरवे छंद कहते हैं, ऐसे ही ठीक रहेगा। चलिए बरवे छंद कहते हैं, बरवे छंद कहते हैं। अगला इसी में लिखिएगा, इसके जनक रहीम दास जी हैं। इसके जनक रहीम दास जी हैं, रहीम दास जी हैं। कौन है इनके जनक? रहीम दास जी हैं। बरवे छंद की पहली रचना बरवे नायका भेद है। बरवे छंद की पहली रचना बरवे नायका भेद है। बरवे नायका भेद है। बरवे नायका भेद है। पहले इतना देखते हैं, ये कौन थे? रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था इनका। ये कौन थे? कि अकबर के नौरत्नों में से एक थे। ये कौन थे? ये तुलसीदास और कवि गंग के परम मित्र थे। अब अगला पॉइंट लिखिए, रचना कौन सी है? रहीम दोहावली है, सतसई है, सिंगार सोरठा है और नगर शोभा है। नगर शोभा किसके जीवन पर आधारित है? तो वेश्याओं के जीवन पर आधारित है। मदनाष्टक है, मदनाष्टक है, मदनाष्टक है। पांचवी रचना कौन सी है? बरवे नायका भेद है। छठी रचना कौन सी है? रास पंचाध्यायी है। और सातवीं रचना क्या है? खेहू कौतुम्ब है। आठवीं रचना कौन सी है? सिंगार सतसई है। तो चलिए देखते हैं, रहीम दोहावली किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। मदनाष्टक किस भाषा में है? खड़ी बोली में है। बरवे नायका भेद है। बरवे नायका भेद को, बरवे छंद को क्या अवधी भाषा का निजी छंद कहते हैं? किस भाषा का? तो अवधी छंद को, बरवे नायिका को, बरवे छंद को क्या कहते हैं? निजी भाषा का छंद कहते हैं। इसके जनक कौन है? रहीम दास जी हैं। बरवे छंद की पहली रचना कौन सी है? बरवे नायिका भेद है। कौन सी है? बरवे नायिका भेद है। तो चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट करके लिखिएगा। पॉइंट करके लिखते रहिएगा, प्रश्न बहुत बनते हैं इनसे। खेतु कौतुकम ज्योतिष का ग्रंथ है। कौन? पॉइंट करके लिखिएगा। खेतु कौतुकम कौतुकम हेतु कौतुकम ज्योतिष का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ज्योतिष का ग्रंथ है। ज्योतिष का ग्रंथ है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रास पंडित माया शंकर याज्ञिक ने रहीम की रचनाओं का संकलन। पंडित माया शंकर याज्ञिक ने रहीम की रचनाओं को, रहीम की रचनाओं का संकलन, रहीम की रचनाओं का संकलन किसमें किया है? तो रहीम रत्नावली के नाम से किया है। किस नाम से किया है? रहीम रत्नावली के नाम से किया है। किस नाम से किया है? रहीम रत्नावली के नाम से किया है। यह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित करवाया है। ऐसे लिख लीजिए, प्रकाशित करवाया है। रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित करवाया है। बनारसी जैन, अब हेडिंग डाल लीजिए, कौन आएंगे? बनारसी जैन।
छोटा सा है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो मेन मेन है वही बता देते हैं। बनारसी जैन, इनका जन्म कब माना जाता है? ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? तो ये जौनपुर के थे। जौनपुर कहाँ के थे बनारसी जैन? जौनपुर के थे। इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। बनारसी विलास रचनाएं दो ही हैं, दो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कौन सी हैं? बनारसी विलास। दूसरी रचना कौन सी है? नाटक समय सार। बनारसी विलास और नाटक समय सार। नाटक समय सार। और कौन सी रचना है? नाममाला। नाम माला। और अर्ध कथानक कब की रचना है? अर्ध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्ध अर्धकथानांक 1641 की रचना है। कब की है? 1641 ईस्वी की रचना है। ये कहाँ है? यह हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। अर्धकथानक हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? कवि गंग। कवि गंग के बारे में पढ़ते हैं। कवि गंग हेडिंग डाल लीजिए। अगले राइटर कौन है? कवि गंग हैं। कवि गंग ये कौन थे? ये भी अकबर के दरबारी कवि थे। ये कौन थे? तो ये भी अकबर के दरबारी कवि थे। पॉइंट करके लिखिएगा। कवि गंग ये भी अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे। कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे। वह उनके नवरत्नों में कवि व उनके नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से एक थे। और क्या थे? अनन्य, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक, और ये अनन्य कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त थे। अगला पॉइंट लिखिएगा। रचनाएं। जन्म कब हुआ है इनका? जन्म कहाँ हुआ है? 1523 ईस्वी में। जन्म 1523 ईस्वी में इटावा में हुआ है। कहाँ पर? इटावा में हुआ है इनका जन्म। तो जन्म से पूछा जाता है तो 1523 ईस्वी में कहाँ पर हुआ है? तो यूपी के इटावा में हुआ है। अगला इसी में लिख लीजिए। रीतिकालीन कवि देवदत्त ये कैसे थे? रीतिकालीन देवदत्त थे। रचनाएं कौन सी है? गंग पदावली। रचनाएं गंग पदावली है। कौन सी है रचनाएं? गंग पदावली है। अब इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इन्हें
कवि गंग को जहांगीर ने हाथी के पाँव से कुचलवा दिया था। हाथी के पाँव से कुचलवा दिया था। कुचले जाएंगे तुम्हारे भी जाएंगे। तो इन्होंने एक शब्द कहा था, इन्होंने एक लाइन कहा था, 2 लाइन कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कभी ऐसे प्रश्न में आता है कंपटीशन में कि वह कौन सा कवि है जो मरते वक्त एक कथन या कहा कुछ शब्द ऐसे कह के गया है जो जहांगीर के बारे में था। तो पॉइंट करके लिखिएगा कौन सा दोहा कहा है। कबहू न भड़ुआ रण चढ़ै कबहू न बाजी बम। कबहू न बाजी बम। कबहू न भड़ुआ रण चढ़े न कबहू बाजी बम। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में। सकल समाही कर विदा होता कवि गंग। ये कथन बहुत पूछा जाता है, ये लाइन बहुत पूछी जाती है। तो किस कवि ने कहा है? तो कवि गंग ने कहा। यहाँ से कवि देख लीजिएगा। कबहू न भड़ुआ रण चढ़े कबहू न बाजी बम। सकल समाही कर विदा होता क्या कवि गंग। गंग से कौन कहेंगे? तो कवि गंग कहेंगे। भिखारी दास की रचना कौन सी? एक बार लिख लीजिएगा इसमें। भिखारी दास की रचना भिखारी दास की रचना कौन सी है? तुलसी गंग दोऊ है। तुलसी गंग दोऊ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन? तुलसी गंग न दोऊ है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।